हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पेशल एजुकेशन। तो आज हम पेपर 2 की थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको पेपर 2 की सारी यूनिट्स के नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर 2 की जो थर्ड यूनिट है वो पूरी एएसडी के ऊपर बेस्ड है। हमें एएसडी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो भी मतलब साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने क्या क्या बताया एएसडी के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एएसडी की डेफिनेशन है। एएसडी की फुल फॉर्म पहले क्या होती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एएसडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि अपीयर करती है 3 ईयर्स मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ में। ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड रिलेट टू अदर्स। एंड नेक्स्ट हम आ जाता है कि ऑटिज्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड है ऑटो, जिसका मतलब सेल्फ होता है, वहाँ से लिया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम अपनी आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ब्रेन में, उसकी वजह से कॉज होता है। स्विस साइकोलॉजिस्ट है पॉल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑटिज्म को टर्म करा था। अब इसमें हमें ये बता रखा है कि कितने बच्चों में मतलब अगर 59 बच्चे हैं तो उसमें से एक को ऑटिज्म होता है। अगर 37 बॉयज़ है तो उसमें से एक को ऑटिज्म होता है। अगर 151 गर्ल्स हैं तो उसमें से एक को ऑटिज्म होता है, मतलब बॉयज़ को ऑटिज्म ज़्यादा होता है। तो ये उसी बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। अब हमें ऑटिज़म की हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि लास्ट 6 डिकेड्स में ऑटिज़म की फील्ड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इन 1943 में डॉक्टर का नाम था लियो कैनर, जिन्होंने एक ग्रुप का स्टार्ट करा था चिल्ड्रन का, जिनको पहले सोचा जाता था कि उनको एमआर है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन है, हम उसे आईडी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि उन सबको ये लगता था कि उनको एमआर है। बट उन्होंने, ये जो डॉक्टर है, उन्होंने ये देखा कि ये जो बच्चे थे उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी स्पीच की डेवलपमेंट में, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ, और ये रिपीटेटिव बिहेवियर में भी इंगेज थे। जो ये चिल्ड्रन थे उनको डिफ़िकल्टी से ट्रांजिशन में एंड डिड नॉट लाइक चेंजेस इन देयर रूटीन, मतलब वो अपनी रूटीन एंड शेड्यूल में चेंजेस पसंद नहीं करते थे। सम ऑफ दैम एक्सपीरियंस रिग्रेशन इन देयर फंक्शनिंग ओवर टाइम। मतलब रिग्रेशन क्या होता है कि मतलब वो भूल रहे थे, वो पीछे जा रहे थे, वो अपनी जो उनकी फंक्शनिंग थी उसमें। लूजिंग स्किल्स, वो अपनी स्किल्स को लूज़ कर रहे थे जो उन्होंने पहले सीखी थी। अराउंड द सेम टाइम द कैनर वॉज आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। तो ये क्या सिम्टम्स है? ये ऑटिज्म के सिम्टम्स है। तो कैनर उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर रहे थे ऑटिज्म के सिम्टम्स को। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है हैंस एस्पर्जर के बारे में। वो एक पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने एक अलग ग्रुप लिया था बच्चों का 1979 में। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उस ग्रुप के, उनको भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनके जो पीयर्स है वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी। हाउएवर दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डिड नॉट हैव डेफिसिट इन स्पीच, उनको स्पीच या लैंग्वेज में कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। पर ये जो बच्चे थे, बल्कि ये बच्चे जो थे वो नॉर्मल बच्चों से जल्दी अपनी जो स्पीच थी उसमें मतलब फ्रीक्वेंट हो रखे थे। दीज चिल्ड्रन कुड फील देम सेल्फ, ड्रेस देम सेल्फ, पार्टिसिपेट इन सेल्फ केयर, मतलब ये बाकी सारे काम अच्छे से कर पा रहे थे। जैसे कि कैनन ने ऑब्जर्व करा था, उन बच्चों के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे काम अपने आप ही कर रहे थे। मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन डिड नॉट हैव लोअर्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो थी वो अच्छी थी। दे वर वेरी ऑफन ब्राइट, मतलब ये वो ब्राइट बच्चे थे, उनका मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में इंटरेस्ट भी था। अनफॉर्चुनेटली एस्पर्जर रिसर्च वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 3 डिकेड्स तक एस्पर्जर की जो रिसर्च थी वो डिस्कवर नहीं हो पाई थी। बट बाद में इसको री इंट्रोड्यूस करा इन द फील्ड व्हेन अदर इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन एएसडी बिगिन क्वेश्चनिंग द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दैट वर यूज दैट टाइम। बट बाद में जो बाकी रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको री इंट्रोड्यूस करा एंड उन्होंने ये क्वेश्चन करा कि ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था एएसडी का वो सही था या नहीं था। एट द टाइम ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म वॉज वेरी लिमिटेड, उस टाइम पे ऑटिज्म का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। उस टाइम पे जो पेरेंट्स हैं उनको ब्लेम करा जाता था कि आपका बच्चे को ऑटिज्म है, मतलब लाइक उनको भी बहुत ज़्यादा टॉन्ट करा जाता था, और लाइक वो बहुत ज़्यादा शेमफुल एक्सपीरियंस होता था उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे एएसडी थे। अब एएसडी के अर्ली साइंस क्या होते हैं? नो वर्ड कम्युनिकेशन बाय 16 मंथ, मतलब ये सिम्टम्स या साइंस कुछ भी समझ लो कि इससे हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाते कि उसको एएसडी है। एएसडी टिपिकली अपीयर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, वो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं बच्चे की लाइफ के उस टाइम पे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। नो स्माइलिंग एट पीपल बाय 6 मंथ,
no two-word phrases by 24 month, no babbling, pointing or meaningful gesture by 12 month, not responding to sound, voices or names, using or focusing in one part of the toys or object, poor eye contact, not showing items और showing interest। अब हमें पढ़ना है कि एएसडी बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि उनके क्या क्या वो चीज़ें वो करते हैं कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ वो एएसडी के बच्चे हैं। तो इसमें पहला आ जाता है सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि उन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक उनकी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो चिल्ड्रन होते हैं एएसडी के, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है वर्बल में एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वो कोई सा भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ना बोलने वाला ना जेस्चर्स वाला। फिर उसके बाद इन एरियाज़ में उनको प्रॉब्लम होती है स्पोकन लैंग्वेज में, जेस्चर्स में, आई कांटेक्ट में, फेशियल एक्सप्रेशंस में, टोन ऑफ वॉइस में, एक्सप्रेशंस नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, मतलब वो एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाते। तो इन एरियाज़ में उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर, एएसडी वाले जो बच्चे होते हैं वो एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे, फ्लैपिंग, क्लैपिंग, रनिंग, एक ही चीज़ करते रहेंगे बार बार। रिपीटेटिव मोशंस विद ऑब्जेक्ट, जैसे स्पिनिंग द व्हील, शेकिंग स्टिक्स, स्टीयरिंग एट लाइट और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्या आ गया, लाइनिंग अप ऑब्जेक्ट, रिपीटेडली टचिंग ऑब्जेक्ट, नैरो और एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, कि या तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है किसी भी टॉपिक के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है कि उनका अगर हम शेड्यूल चेंज कर देते हैं, उनका जो डेली रूटीन है उसको चेंज करते हैं, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ एडिशनल सोशल चेंजेस, कि और कौन से सोशल एरियाज़ में उनका डिफ़िकल्टीज़ होती है। रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस एंड इंटेंशन इन अदर्स, वो इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। एक्सप्रेसिंग इमोशंस में उनको दिक्कत होती है। सीकिंग इमोशनल कंफर्ट फ्रॉम अदर्स, उन्हें दूसरों से इमोशनल कंफर्ट लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। फीलिंग ओवरवेल्ड इन सोशल सिचुएशंस, टेकिंग टर्न्स इन कॉन्वर्जेशन, मतलब ये चीज़ें वो नहीं कर पाते कि किसी भी कोई कॉन्वर्जेशन चल रही है कि उनको अपनी टर्न पे बोलना है, वो नहीं कर पाते। एंड ग्रैगिंग पर्सनल प्लेस, मतलब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बना लेते हैं वो लोगों से, कि मतलब लाइक दूर हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एएसडी के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ एएसडी। एएसडी के बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एस्पर्जर सिंड्रोम, सेकेंड इज स्कैनर सिंड्रोम, थर्ड इज रेट सिंड्रोम, फोर्थ इज चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, फिफ्थ इज परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एएसडी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और इन टाइप्स ऑफ, मतलब इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो एस्पर्जर सिंड्रोम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन था बिफोर 2013, बट अभी इसको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल में इस टर्म को यूज़ नहीं करा जाता है। इट हैज़ बिन रीक्लासिफाइड एज लेवल 1, इसको अब लेवल 1 की तरह देखा जाता है एएसडी के बाय DSM-5 की जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसमें। ऑटिज़म की जो कम्युनिटीज़ है वो एस्पर्जर सिंड्रोम को बोलती है लेवल 1 ऑफ एएसडी। चिल्ड्रन विद लेवल 1 एएसडी विल हैव अबव IQ, मतलब उनकी जो IQ होती है वो एवरेज IQ से ऊपर होती है। उनका स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स होती है, बट एक्सपीरियंस चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, मतलब उनकी वर्बल स्किल्स है, वो बोल सकते हैं, उनको अच्छा वर्बल है उनका, बट वो सोशल कम्युनिकेशन में लैक करते हैं। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स एंड बिहेवियर, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते अपने थॉट्स एंड बिहेवियर में। चैलेंजेस इन स्विचिंग बिटवीन एक्टिविटीज़, अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है स्विच करने में। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। उनको स्पीच में इश्यूज़ होते हैं किसी और से बात करने, मतलब वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। डिफ़िकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ या अपने घर पे भी इंटरेक्ट करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो ये था हमारा एस्पर्जर सिंड्रोम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम क्या है, एक रेयर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि पाई गई है इन्फेंसी में। ये ज़्यादातर लड़कियों की होती है, पर ये बॉयज़ में भी डायग्नोस हो सकती है, मतलब ये नहीं कि खाली गर्ल्स को ही होती है, बट ज़्यादातर लड़कियों को होती है। अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेक्ट ऑफ ए चिल्ड्रन लाइफ, वो हर एक्सपेक्ट को अफेक्ट करती है एक बच्चे के। चाइल्ड कैन स्टिल एंजॉय एंड लिव ए फुलफिलिंग लाइफ विद द प्रॉपर केयर, अगर हम बच्चे को प्रॉपर केयर देंगे तो अपनी लाइफ को वो अच्छे से जी सकता है। इसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ स्टैंडर्ड मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। चैलेंजेस विद कम्युनिकेशन एंड स्पीच, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज़ होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ भी होती है किसी किसी केस में।
अभी इसमें लिख रखा है इट इज़ फाउंड ओनली इन गर्ल्स, मतलब मोस्टली गर्ल्स में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है ओनली इन गर्ल्स, बट ये बॉयज़ को भी डायग्नोस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है CDD, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर। ये हेलर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों को डिले होता है डेवलपमेंट में, लैंग्वेज की, मोटर स्किल्स की, सोशल फंक्शनिंग की। ये ज़्यादातर बॉयज़ में होता है। कॉज इन दी न्यूरोबायोलॉजी ऑफ द ब्रेन, इसमें न्यूरोबायोलॉजी की मतलब ब्रेन में इश्यूज होते हैं, ये इसका एक कॉज है। चाइल्ड विल हैव नॉर्मल डेवलपमेंट अप टू दी टाइम व्हेन द डिसऑर्डर स्टार्ट्स, जब तक डिसऑर्डर स्टार्ट नहीं होता बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होगा। फिर एकदम से उनका रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपनी जो चीज़ें उन्होंने याद करी उन्हें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। चाइल्ड में लूज एनी ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, वो किस इनमें से कोई भी स्किल्स को भूल सकते हैं, जैसे टॉयलेटिंग स्किल्स हो गई, एक्वायर्ड लैंग्वेज हो गई, वो अपनी लैंग्वेज वोकैबलरी को भी भूल सकते हैं, सोशल स्किल्स हो गई, एडेप्टिव बिहेवियर हो गया उनको भी, सब मोटर स्किल्स, तो इन चीज़ों को वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केनर सिंड्रोम, इसको हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी इस ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ही कैरेक्टराइज्ड इट एज इन्फेंटिव ऑटिज्म। डॉक्टर डिस्क्राइब दिस कंडीशन एज क्लासिकल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इस कंडीशन को डॉक्टर्स बोलते हैं एक ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, मतलब बेसिक ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। चिल्ड्रन विल अपीयर अट्रैक्टिव, अलर्ट एंड इंटेलिजेंट विद सिम्टम्स, बच्चा जो है वो अट्रैक्टिव भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, बट उसको ये सिम्टम्स भी होंगे। ये सिम्टम्स है लैक ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद अदर्स, दूसरों के साथ अटैचमेंट नहीं होती उनकी, कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में चैलेंजेस फेस करते हैं, अनकंट्रोल्ड स्पीच होती है, ऑब्सेशन विद हैंडिंग ऑब्जेक्ट्स, वो कुछ भी चीज़ को संभालने में उनको इश्यूज होते हैं, हाई डिग्री ऑफ रोट मेमोरी, उनकी जो रोट मेमोरी होती है मतलब रटने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, बट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग अदर एरियाज। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये हमारा लास्ट टाइप है एंड फिफ्थ टाइप है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। एक माइल्ड टाइप ऑफ ऑटिज्म होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले इन लैंग्वेज होती है, वॉकिंग एरियाज में डिफ़िकल्टी होती है, मोटर स्किल्स में डिफ़िकल्टी होती है। इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे को ऑब्जर्व करके। इसमें जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं हैज़ सम बट नॉट ऑल द सिम्टम ऑफ ऑटिज्म, मतलब इसमें सारे सिम्टम नहीं होते ऑटिज्म के, कोई कोई सिम्टम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज में एंड मोटर डेवलपमेंट में इश्यूज होते हैं। तो ये था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब इसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, एक दो एरियाज़ में ही इश्यूज होता है बच्चे को। नेक्स्ट टॉपिक में हमें फिर से बता रखा है कि बच्चे को किस किस एरिया में डिफ़िकल्टी होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, देन इसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वही रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव मूवमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड वही बच्चे की कोऑर्डिनेशन में, मतलब वही चीज़ें रिपीट हो रही है। ऑटिज्म में मेनली इन तीन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करा गया है कि रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सब चीज़ों में ही बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज, जो कि ASD वाले बच्चों के लिए डेवलप करी गई है। इसमें हमें एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं आपको शॉर्ट तरीके से जो मैंने खुद मेंशन करा है या मतलब खुद समझ के मैंने ये शॉर्ट पॉइंट्स बनाए, मैं उससे आपको समझाना चाहूँगी। तो ये जो थ्योरी ऑफ माइंड है इसे हम पर्सपेक्टिव टेकिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में ही बता रखा है। तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इसमें ये बता रखा है कि पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होता है, ये दूसरा ही नाम है थ्योरी ऑफ माइंड का। पर्सपेक्टिव टेकिंग एक एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स, बिलीव्स, थिंकिंग एंड मेंटल स्टेट, मतलब कि अब जब हम दूसरे की जो मेंटल स्टेट है, दूसरा जो बोल रहा है, दूसरे की जो थॉट्स है उसको समझना। ASD के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है, वो लैक करते हैं इस एबिलिटी में। दे डू नॉट अंडरस्टैंड वट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट, दे डू नॉट परसीव इन ए करेक्ट वे, वो सही तरीके से वो जो बात बोली गई है उसको परसीव वो नहीं कर पाते हैं। पर्सपेक्टिव टॉकिंग में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, टोन ऑफ वॉइस हो गया, जेस्चर्स हो गया, मतलब इन चीज़ों को समझना। और ASD वाले बच्चों को इन चीज़ों में इश्यूज होते हैं, वो लैक बिहाइंड करते हैं। तो ये था थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में। ये वाली जो थ्योरी है ये हमें 1985 में दी गई थी साइमन ने, एलन ने, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारे नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या होता है? तो एग्जीक्यूटिव कौन से वर्ड से लिया गया है? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, मतलब ASD के बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है।
इसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब ये हुआ कि हमने आपको एक काम दिया, एक टास्क दिया, तो आपको उस काम को एग्जीक्यूट करना, उस काम को करना है। अब जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंगो हो गया, तो उस चीज़ को करने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंगो करवाना है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अटेंशन हो गया, विजुअल स्किल्स हो गई, रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गई। तो मतलब इन चीज़ों में बच्चे को क्या है, इश्यूज़ है। एक नॉर्मल बच्चा ही इस काम को करने में थोड़ा टाइम लगा देगा, वो तो फिर भी एक ASD का बच्चा है जिनको इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का बेसिक मतलब ये हुआ कि कोई टास्क दिया गया है, उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें ASD का बच्चा लैक बिहाइंड करता है। तो ये था एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। यहाँ पे भी हमें यही बता रखा है कि एक काम को करने में बच्चे को डिफ़िकल्टीज होती है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, और इसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है। हमारी थर्ड थ्योरी है सेंट्रल कोहेरेंस। इसमें इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि ये टर्म हमें ये बताती है कि ये ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को ओवरऑल लेना। मतलब एक ग्रुप है, हमें उसे एक मास की तरह समझना है और उससे हमें एक मास की तरीके से डिटेल लेनी है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि जो सेंट्रल कोहेसिवनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो अगर हम उसको बहुत सारी ट्रीज़ दिखा रहे हैं तो वो किस रिजल्ट पे आ जाएगा, बहुत सारी ट्रीज़, तो वो क्या है, फॉरेस्ट है। बट अगर किसी के अंदर इस एबिलिटी की लैक है, मतलब वो वीक है इस चीज़ में, तो वो क्या समझेगा कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रीज़ हैं। वो ये नहीं समझेगा कि अगर बहुत सारी ट्रीज़ है तो वो एक फॉरेस्ट हो गया। मतलब किसी चीज़ को, किसी ग्रुप को, किसी मास को इकट्ठा देखना, तो वो क्या होती है, सेंट्रल कोहेरेंस। तो इसमें ये बता रखा है कि ASD वाले बच्चों को इस चीज़ में भी इश्यू होता है। नेक्स्ट हमारा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म। सेंसरी इश्यूज़ क्या क्या होते हैं बच्चों को ऑटिज्म वाले। ये वाले जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसमें वो लैग बिहाइंड करते हैं। पीपल विद ऑटिज्म माइट हैव सेंसिटिव टू साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टच एंड टेस्ट। वो सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों से। मतलब लाइक कि अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो उससे भी उनको इशू होता है, अगर ज़्यादा तेज़ साउंड है तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है उससे इशू होगा, कोई टच है, वो मतलब सेंसिटिव होते हैं कि या तो वो उसी चीज़ को, कोई सॉफ्ट चीज़ है तो उसी चीज़ को बार बार टच करते रहेंगे, तो उससे क्या हो गया कि वो सेंसिटिव है उस चीज़ से। टेस्ट, वो टेस्ट के लिए भी सेंसिटिव होते हैं कि उनको मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये था उनका सेंसिटिव प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म। अब आ जाता है हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव क्या हो गया, ओवर रिस्पॉन्सिवनेस, एंड हाइपर सेंसिटिव क्या हो गया, अंडर रिस्पॉन्सिवनेस। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि जब हम ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, एंड हाइपर सेंसिटिव जब हम कम रिस्पॉन्स करते हैं। ये ऑटिज्म के जो लोग होते हैं वो दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, उनको हाइपर एंड हाइपो दोनों चीज़ होती है। दी ऑटिज्म पीपल एक्सपीरियंस हाइपर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। उनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब वो ज़्यादा ही मतलब हाइपर हो जाते हैं, हम ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं ब्राइट लाइट को, मैंने बताया था। एंड ज़्यादा साउंड, वो कोई सर्टेन साउंड होती है, स्मेल होता है, टेक्सचर होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस चीज़ से ऑटिज्म के बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको इश्यूज़ होते हैं। तो ये भी हमारी पेपर 2 की थर्ड यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू।